Good morning. I Ram Singh, legal advisor. Today have a topic on Sale of Goods Act 1930. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 प्रभाव में 1 जुलाई 1930 1930 को आया था और इसके पॉइंट वाइज डिस्कशन हम करते हैं। बायर मीन्स डिफिनीशन में जाते हैं तो बायर किसको बोलते हैं? बायर मीन्स ए पर्सन हु बाइज आर एग्रीज टू बाई गुड्स, जो बाई करता है और जो एग्रीमेंट करता है बाई करने के लिए, दोनों बायर हैं। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोसेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेलर के पोसेशन में है, उसके पोसेशन से बायर के पोसेशन में जब गुड्स चला जाता है उसको डिलीवरी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, एक तो सेल हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ। पॉइंट वाइज डिस्कशन है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स आर एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर्स आर एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, जो प्रॉपर्टी है गुड्स के रूप में उसे ट्रांसफर करता है किसको? बायर को फॉर ए प्राइस, पैसे के लिए। देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर, एक पार्ट ओनर के से दूसरे को भी सेल हो सकती है, ऐसा सेल ऑफ गुड्स में है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। सेल के जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और कंडीशन देकर के भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ए सेल। अगर सेलर से बायर को जो है ना गुड्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो सेल बोला जाएगा, कहा जाएगा। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर, भविष्य में अगर टेक प्लेस करेगा तो वहाँ एग्रीमेंट बन जाता है, वहाँ एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है। टाइम ऑफ द सब्जेक्ट टू सेम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। और कुछ कंडीशंस के बेस पे भी होता है कि फ्यूचर में वो गुड्स जाएंगी, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो वो एग्रीमेंट टू सेल बन गया, और वो भविष्य में जाएंगी और उसकी कंडीशंस होगी, उस कंडीशंस के हिसाब से भी बाद में ही वो सेल बनेगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है। एंड एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल व्हेन द टाइम इलेप्सेस आर कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू व्हिच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड होनी है, सेल के द्वारा ट्रांसफर होनी है, अगर उसके लिए कुछ एग्रीमेंट टू सेल में कोई टाइम दिया हुआ है, वो टाइम पार कर जाता है तो अपने आप में वो सेल बन जाता है, वो सेल मान लिया जाता है। पांचवा पॉइंट है अपना, पांचवा पॉइंट भी है, पांचवा सेक्शन भी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कैसे बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाई और टू सेल गुड्स फॉर ए प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। सेलर है वो एक ऑफर देता है बेचने का, बायर है एक ऑफर देता है खरीदने का। ये जो ऑफर हम देते हैं जब एक्सेप्ट हो जाते हैं तो वही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इमीडिएट डिलीवरी भी हो जाती है। जैसे हम स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं, किताब लेते हैं, कॉपी लेते हैं, तुरंत पैसा देते हैं, तुरंत माल आ जाता है। वो तो जो है ना इमीडिएट भी हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है। और द पेमेंट ऑफ द प्राइस आर बोथ आर द डिलीवरी और पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। कोई सामान हमने लिया, जैसे टीवी लिया और कोई फ्रिज लिया, एसी लिया, वहाँ से उसका कॉन्ट्रैक्ट हमें माल तो आ गया मेरे पास, लेकिन पैसा इंस्टॉलमेंट में जा रहा है। या कभी कभी कोई ऐसा भी होता है कि सरिया है, लोहा है, आप का कॉन्ट्रैक्ट बन गया और बीच बीच में पार्ट वाइज पहुँचाया जा रहा है कि 10 कुंतल अब आया जी, 10 कुंतल तब जाएगा जी, 10 कुंतल अब उसमें जाएगा। ये तो यही है। और ये बीच में पोस्टपोन भी हो सकते हैं, पोस्टपोन किए जा सकते हैं। तो द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स
आर द इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस आर बोथ, दोनों भी हो सकते हैं, इमीडिएट में दोनों हो सकते हैं। इमीडिएट माल भी आपके पास आ सकता है, इमीडिएट प्राइस भी देना पड़ सकता है, और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। दैट द डिलीवरी आर द पेमेंट आर बोथ सेल बी पोस्टपोन, दोनों पोस्टपोन भी हो सकते हैं, वो उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और वर्ड ऑफ माउथ, or partly in writing and partly by the words of mouth, or may be implied from the conduct of the parties। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये टाइम बीइंग इन फोर्स, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन राइटिंग, राइटिंग में भी किया जा सकता है, जबानी बातचीत करके भी होता है। भाई हम कोई मटेरियल लेते हैं, सामान लेते हैं, सब जबानी ही होता है, वो राइटिंग में नहीं होता है। राइटिंग में इंडस्ट्रियल के हैं, कॉमर्शियल के हैं, बिजनेस के हैं, वो तो राइटिंग में होते हैं। लेकिन जनरल यूज में हम वर्ड ऑफ माउथ, मतलब जबान से ही लेते हैं, जबान से ही करते हैं, और ये दोनों से हो सकता है। आधा लिखित में भी हो सकता है, आधा मौखिक भी हो सकता है मौखिक लिखित भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, और कभी कभी क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि बायर और सेलर के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि हाँ ये तो बाध्य है। जैसे कोई माल आपके पास आया और माल के मिलते ही आपको पेमेंट करनी है, ये इम्प्लाइड है ना कि पेमेंट करनी है। ये एग्जिस्टिंग गुड्स आर फ्यूचर गुड्स, अभी मौजूदा कौन से गुड है और फ्यूचर में कौन से गुड्स होंगे। द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड आर पोसेस्ड बाय द सेलर, ओन्ड आर पोसेस्ड बाय द सेलर, सेलर के पास, सेलर का खुद का है और उसके पास रखा हुआ है या उसकी पोजीशन में है वो, और वो जो है वो फ्यूचर गुड्स है। विथ आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स आर पोसेस्ड बाय द सेलर आर द फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं कि सेलर है, उसने सौदा कर लिया है आपके पास, भाई 8 दिन के बाद मेरा माल आपके पास पहुंच जाएगा, और अभी मेरे पास नहीं है लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया और वो माल मंगा करके माल पहुंचवा देता है, तो वो फ्यूचर गुड्स हो गया, फ्यूचर गुड्स। तो और जो पोजीशन में है वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो गया। देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन ए कंटीजेंसी विच में और मे नॉट हैपन, कुछ तो कंटीजेंसी भी होते हैं कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि भाई हमने उनको मारुति को भेज दिया है, मेरा माल दरवाज़ा आ रहा होगा, अगर वहाँ होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आ पाएगा। ऐसा भी है, जब वो मैन्युफैक्चरर ने बनाना ही बंद कर दिया है या बना दिया है या बनाने में देरी हो रही है, तो वो कंटीजेंसी पे डिपेंड करता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। वाई बाई ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर purports to effect a present sale of a future goods, the contract operates as an agreement to sell। जिन कॉन्ट्रैक्ट में वो माल बाद में ही देना है तो वो वहाँ पे एग्रीमेंट ही बनता है, वो कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल बनता है। अब 7वां है अपना सेक्शन भी है, पॉइंट भी है, गुड्स पेरिसिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सामान खराब हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही खराब हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, उसके विषय में क्या बोलते हैं, ये एक्ट क्या बोलता है। वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड perished or become so damaged as no longer the answer to their description in the contract। कोई भाई माल पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़ा हुआ है और उसके पोजेशन में है, वो पेरिस पहले से ही हो रहा है, उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसकी नॉलेज में नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है, वो है लेकिन वहाँ ख़त्म हो रहा है या ख़राब हो रहा है, क्षरित हो रहा है, जंग लग गया है, या जो भी कोई भी डिफ़ॉल्ट या कोई भी उसके अंदर जो ना कमियां आ रही है, डेफिसिट आ रही है, वो चीज़ें पेरिस हो रहा है, डे बाय डे पेरिस हो रहा है। तो उसके हिसाब से वो जब पेरिस हो रहा है तो वहाँ पे सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बाइड हो जाता है, क्योंकि बायर को ही नहीं पता या सेलर को भी नहीं पता है, दोनों में वो बाइड हो जाता है, क्योंकि पता होना जरूरी है। और बायर जो बेच रहा है उसे ज़्यादा पता होना जरूरी है, क्योंकि जो माल बेच रहा है उसका पेरिस हो रहा है या ख़राब हो रहा है, तो उसको बताना चाहिए कि मेरी क्वालिटी और मेरा ये सब चीज़ घट रहा है, ख़राब हो रहा है, ख़राब माल को लेना है, बताओ। ये है गुड्स पेरिसिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, लेकिन उसके बाद वो माल ख़राब हो रहा है, उसको लिया नहीं गया, तो उस कंडीशन में क्या है, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स
and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or the buyer perish or become so damaged as no longer the answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby abided. अगर ऐसा कोई है, जैसे एग्रीमेंट टू सेल हो गया, एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद गुड खराब होने लग गए हैं, खराब हो रहे हैं, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, सेलर के पार्ट में कोई गलती नहीं है, फिर भी वो खराब हो रहे हैं, तो सो डैमेज और बिकम सो डैमेज एज नो लॉन्गर टू आंसर टू दियर डिस्क्रिप्शन, उनका डिस्क्रिप्शन पहचानने लायक ही नहीं रह जाता, इतना खराब हो जाते हैं। तो एग्रीमेंट बिफोर द रिस्क पासेस द बायर, लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल हो गया है, वो नहीं ले रहा है, इसका मतलब वो उसके पास कर रहा है, किसको पास कर रहा है, बायर को पास कर रहा है। द एग्रीमेंट इज देयर बाई अबाइडेड, ऐसा एग्रीमेंट अबाइड किया जाने लायक होता है, किया जाता है, अबाइड किया जा सकता है, वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल था, उसके बाद माल खराब होने लग गया, तो वहाँ पे क्या था, सेल के टाइम पे बायर को नहीं पता, सेलर को नहीं पता माल खराब है, तो वो वहाँ पे वो बाइट था। यहाँ पे अबाइड किया जा सकता है और बायर की जिम्मेदारी इस पे हो सकती है, बन सकती है। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, the price in a contract of sale may be fixed by the contractor, may be left to be fixed in the manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties, जो पार्टीज हैं उनके बीच में जो कोर्स ऑफ डीलिंग के टाइम में ही, जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग में, द प्राइस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, उसी समय ही प्राइस फिक्स की जाएगी, और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें माल के विषय में उसको जानकारी नहीं है, मार्केट का पीछे का फीडबैक नहीं पता है, तो वो टू बी फिक्स्ड बाद में भी फिक्स कर सकते हैं, डिटरमिन किया जा सकता है। तो ऐसा दोनों कंडीशन है कि पहले भी डील कर सकते हैं कि ये रेट है, दूसरा ये भी हो सकता है कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ और ये माल के अवेलेबिलिटी और मार्केट के फीडबैक के हिसाब से भी उसका रेट निर्धारित किया जा सकता है, वो डिटरमिन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविजंस द बायर शैल पे द सेलर ए रीजनेबल प्राइस। व्हाट इज द रीजनेबल प्राइस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच पर्टिकुलर केस, ये प्रत्येक केस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो खराब होने वाले होते हैं, बहुत जल्दी सड़ने वाले होते हैं, उन सब पे कोई कंडीशन अलग हो सकती है। लोहा है, उस पर कंडीशन अलग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उस पर कंडीशन अलग हो सकती है। तो ये उस कंडीशन के विषय में बता रहा है कि उस पर फिक्स किया जा सकता है। और लेकिन रीजनेबल प्राइस जहाँ पे, वहाँ अगर वो पार्टी बाद में उसका दाम भी देना होता है, मान लीजिए सामान पड़ा हुआ है, रेट नहीं फिक्स है, तो रीजनेबल रेट ही देना होगा। रीजनेबल रेट का मतलब मार्केट रेट, जो उस समय प्रिवेलिंग रेट है उसके हिसाब से उसे करना होगा। वैसे यहाँ पे रीजनेबल प्राइस इसको उस कंडीशन पे देना होगा वेयर प्राइस इज नॉट डिटरमिन, जब प्राइस नहीं डिटरमिन है तो रीजनेबल प्राइस में देना होता है, जिसको कहते हैं, आप लोग अंडरस्टूड रहता है कि ठीक है आप सामान दे दीजिए, जब जैसा रेट होगा वैसे हमसे ले लीजिएगा, ये एक साधारण भाषा में है। एग्रीमेंट टू सेल ऑफ द वैल्यूएशन, सेल एट वैल्यूएशन, कोई भी आइटम है उसका वैल्यूएशन कोई थर्ड पार्टी करेगा या कोई दूसरा आदमी करेगा, उस कंडीशन में उसकी वैल्यू आएगी, तो उसका एग्रीमेंट टू सेल कैसा है, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ ए थर्ड पार्टी एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक एनी वैल्यूएशन, द एग्रीमेंट इज देयर बाय अबाइडेड। अगर कहीं पे ये निर्धारित हो रहा है आपके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कि ये जो माल है, जैसे कभी कोई कहता है साल्वेज है, साल्वेज है, तो उसकी वैल्यू, साल्वेज की वैल्यू कौन निर्धारित करेगा, वैल्यूअर निर्धारित करेगा। वैल्यूअर नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाया, नहीं कर रहा है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मतलब नहीं कर पा रहा है कि मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से वो उसका वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है, और या वो करना ही नहीं चाहता या करता ही नहीं या करा ही नहीं या नहीं कर पाया, तो ऐसी हालत में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोवाइडेड दैट इफ द गुड्स आर एनी पार्ट देयर ऑफ हैव बीन डिलीवर्ड टू एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द बायर ही सेल पे ए रीजनेबल प्राइस। अगर इस तरह का है, वैल्यूएशन पे आधारित कोई उसका वैल्यूएशन बेस का एग्रीमेंट था, तो उसके हिसाब पे बायर ने अगर उसको खरीद लिया, उसका यूज़ कर लिया, अप्रोप्रिएट कर लिया,
तो इसका मतलब है कि उसे रीजनेबल प्राइस देना ही होगा। रीजनेबल प्राइस का मतलब उसका जो सम मार्केट प्राइस है और प्रिवेलिंग प्राइस है, उस प्रिवेलिंग प्राइस पे उसको देना ही पड़ेगा। वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और द बायर, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट में मेंटेन ए सूट फॉर डैमेजेज एज अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। इसमें क्या है कि वैल्यूअर को करना था, थर्ड पार्टी को वैल्यू करना था। हो सकता है बायर रोक रहा है, हो सकता है सेलर रोक रहा है। बायर और सेलर दोनों में से जो रोक रहा है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आया है, वही डिफॉल्ट में होगा, उसी के अगेंस्ट सूट हो सकता है। वो उसी के अगेंस्ट जो है ना केस फाइल हो सकता है, और वो जिसने नहीं रोका है उसको जो है ना फेवर मिलेगा कोर्ट से। स्टिपुलेशन एज टू टाइम, टाइम का क्या स्टिपुलेशन है इसमें? अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, stipulations as to time of payment are not deemed to be of the essence of the contract of sale, whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract. टाइमिंग फिक्स है, टाइमिंग फिक्स में स्टिपुलेशन मतलब अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, कोई दूसरी ऐसी कोई धारणा उसमें ना बन जाए, या उसका कोई इंटेंशन या इंटेंट ना बन जाए जिसकी वजह से कोई वो मिसलीड करने वाली बात ना हो, उसको छोड़ करके कॉन्ट्रैक्ट का स्टिपुलेशन ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो माना जाता है कि वो सेल के टाइम पे ही उसको पेमेंट करनी है। ऐसा अगर कोई बैड इंटेंशन से ये कह रहा है कि मैं माल ले लूँगा पैसा नहीं दूंगा, सोच करके चलता है और टाइमिंग ले लेता है तो टाइम पूरा हो जाता है, उस कंडीशन में भी यहाँ पे डिफॉल्ट होता है। वेदर एनी अदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो टर्म्स आप कॉन्ट्रैक्ट लिखे रहते हैं वो टाइमिंग का भी लिखा रहता है, वारंटी का भी लिखा रहता है, कंडीशन भी लिखा रहता है, टर्म्स का भी लिखा रहता है, और भी कोई कंडीशन लगाई जा सकती हैं, उन पे वो टर्म्स को बेस करते हैं। अगर टाइमिंग का उसमें लिखा हुआ है तो वहाँ पे स्टिपुलेशन एज टू टाइम का फैक्टर काम करने लग जाएगा। कंडीशंस एंड वारंटी, कुछ कंडीशंस लगाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं। वारंटी का भी टाइम होता है, अगर वारंटी एक्सपायर कर गई तो वो जो है ना का वारंटी के पीरियड में है तो वारंटी जिससे है वो पेमेंट करता है। अगर वारंटी पार कर गई तो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो भी टर्म्स कंडीशंस उसके हिसाब से वो पेमेंट आते हैं। A stipulation in a contract of may be कंडीशनल और वारंटी, कंडीशंस भी हो सकती है उसमें, वारंटी भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। और ये कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन इज एसेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच गिव्स राइज टू रिपुटेशन। और अगर कंडीशंस का ब्रीच हो रहा है, वहाँ पे कोई कंडीशंस में कुछ भी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं बायर और सेलर के बीच में, तो वो रिपुडिएशन में कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है, रिपुडिएट हो सकता है। और वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पज, वारंटी कोई डायरेक्ट नहीं है, कोलैटरल टू मेन पर्पज। वारंटी है, वारंटी इस बात की है कि अगर कोई माल है उसकी वारंटी है, 1 साल की वारंटी है, तो उस वारंटी के पीरियड में जिससे वारंटी है राइट उसकी लाइबिलिटी बनती है वो देगा। लेकिन एक्सपायर कर गई है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बाद साथ साथ चलता रहेगा। जैसे आपने इंश्योरेंस के केस में देखा होगा, है द वारंटी एक्सपायर्ड आर नॉट, अगर कोई माल मटेरियल लिए हैं, एक वारंटी है तो भैया वारंटी में जाइए, हमसे क्यों क्लेम करते हैं। ऐसे ही इसमें सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है कि वारंटी का भी अगर कंडीशन है तो वारंटी वाले से फुलफिल होगी, उसके बाद ही आएगी। लेकिन वारंटी में ये नहीं है पक्का कि जो ना वारंटी वाले से ही लेना है और हम एकदम से रिपुडिएट कर देंगे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट नहीं होगा वारंटी के केस में। वेदर ए स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंडीशन और वारंटी डिपेंड्स इन ईच केस एज कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के कंस्ट्रक्शन है, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है वारंटी और कंडीशन का, और कहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, ज़्यादा लेट डाउन दिया गया है, उसकी कंडीशंस के हिसाब से अगर कोई कोर्ट पे सूट जाते हैं वो कंडीशंस को देख करके ही उसी हिसाब से जो है ना डिसीजन कोर्ट किसके फेवर में करनी है, कैसे करनी है, उन सबको देख करके करता है। आप लोगों ने एक छोटे से टाइम में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 के विषय में थोड़ा जाना होगा, और मैं आशा करता हूँ कि कुछ तो समझ में आया ही होगा। और क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में सेल परचेज होता रहता है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं।
और शेयर करें, जिससे हौसला बढ़ता है। मैं वीडियो तो खूब डाल रहा हूँ, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कम हो रही है, शेयर कम हो रहे हैं। और मैं मेंटेन भी करूँगा, कुछ क्वालिटी बनाऊँगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में या मॉडर्न की चीज़ों में, टेक्नोलॉजी की चीज़ों में थोड़े हमारे पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल कोर्स में है जो हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, समझा सकते हैं, उसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हौसला बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।